हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आ गए हैं विद्याकुल घर का स्कूल। विद्याकुल घर का स्कूल। चलिए, अभी चैप्टर चल रहा है हमारा कणों के निकाय तथा घूर्णी घूर्णी गति। ठीक, कणों के निकाय घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन। और इसमें मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा जिसमें अक्सर कुछ भ्रांतियां हो जाती हैं। वो है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र तो एनसीईआरटी में देखें तो ये है 782 782 और नाम है इसका गुरुत्व केंद्र। ठीक, ये लो जी। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो सेंटर लिखा है ये अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, ध्यान रहे, ये अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है। अगर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये बनता है सेंटर, CENTRE। ये अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी से मतलब ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजों द्वारा, इंग्लैंड द्वारा दी गई भाषा, अंग्रेजी का शब्द ये है CENTRE, सेंटर। और अमेरिकन इंग्लिश का शब्द क्या है? CENTER। दोनों लिख सकते हैं, जो चाहे लिखो। तो पहली भ्रांति क्लियर हुई। चलिए, तो बात आ गई गुरुत्व केंद्र क्या होगा। अब गुरुत्व केंद्र में और द्रव्यमान केंद्र में भ्रांति है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र अलग अलग हैं या होते हैं। इनका एक दूसरे से, क्योंकि सबसे पहले यही बात लिखनी पड़ेगी ना मुझे, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध, संबंध, संबंध मतलब रिलेशन, संबंध नहीं है। ठीक, गणितीय गणनाएं करने पर, गणितीय गणनाएं करने पर यह दोनों या ये दोनों, ये लिख दो लो, ये दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखें, गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन गणितीय गणनाएं करने पर ये दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। यानी फार्मूले जब लगाएंगे, निकालेंगे तो एक जगह पे एक आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये बात तो मुख्य बात हो गई। अब इसके बाद देखते हैं गुरुत्व केंद्र क्या है। गुरुत्व केंद्र, ठीक, वस्तु के अंदर या बाहर एक ऐसा बिंदु, ऐसा, जिस पर वस्तु का भार कार्य करता है
गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र के परितः वस्तु में निहित सभी कणों के भारों का बल आघूर्ण शून्य होता है। बस ये है परिभाषा। ठीक, जरा पढ़ लें एक बार। वस्तु के अंदर या बाहर, वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है, खाली जगह में भी हो सकता है। मैं बता दूंगा कहाँ पे अंदर है कहाँ पे बाहर है। एक ऐसा बिंदु जिस पर वस्तु का भार कार्य करता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र के परितः वस्तु में निहित सभी कणों के भारों का बल आघूर्ण, सभी का टोटल बल आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। यानी वस्तु पर गुरुत्वीय बलों के कारण कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता। अब अंदर या बाहर की बात आती है। ठीक, जैसे मान लीजिए गोला, ठोस गोला, गोले का गुरुत्वीय केंद्र, ठीक, गोले के केंद्र पर होता है। ठीक, ये कौन सा हो गया? वस्तु के अंदर। ठीक, तो क्या लिख दें? वस्तु के अंदर। ये बात वस्तु के अंदर है। देखो हमने लिखा है ना कि भाई अंदर और बाहर कहीं भी हो सकता है। ये वस्तु के अंदर है। मान लीजिए कोई गोला बना लें, ठीक, और ये गोला भरा हो, ठोस गोला, देखो वस्तु के अंदर है कि नहीं? जहाँ पे वस्तु में मास है, द्रव्यमान है, उसके अंदर है, बिल्कुल केंद्र पर। यहीं पर वस्तु का भार mg काम करेगा। ठीक, अब वस्तु के बाहर, वस्तु के बाहर, ठीक, अर्धगोला, अर्धगोलीय खोल, खोखला, अर्धगोला। ठीक, अब देखो खोखला अर्धगोला कैसा होगा? ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा खोखला अर्धगोला। तो देखो वस्तु तो ये है वस्तु, यही तो है, लेकिन गुरुत्व केंद्र कहीं ना कहीं बाहर होगा, इसके अंदर नहीं होगा। देखो हवा में जहाँ वस्तु का द्रव्यमान फैला है उसमें नहीं है, गुरुत्व केंद्र कहीं बाहर है। इसे कर देते हैं mg। ठीक, यानी गुरुत्व केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर दोनों जगह हो सकता है। जहाँ पर वस्तु का भार निर्भर करता है सारा का सारा, वो होता है गुरुत्व केंद्र। ऐसे बिंदु के परितः वस्तु के अंदर जितने भी द्रव्यमान हैं सभी पर लगे गुरुत्वीय बलों का बलाघूर्ण शून्य होता है। अब इसका दूसरा प्रारूप, दूसरा चित्र देखेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, देखो मैंने एक ऐसी आकृति बना दी इस वस्तु की। ठीक, यहाँ मान लेते हैं g, और यहाँ पर वस्तु का सारा भार है जिसे हम कहते हैं mg। वस्तु का पूरा भार g पे काम करेगा, mg। ठीक, वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या है? mg। वस्तु में कोई कण मान लिया जाए, यहाँ मान लिया जाए कोई कण ऐसे, ठीक, इसे मान लें डेल्टा m1 g इसका भार, और ये दूरी मान लें d1। ऐसे ही कोई कण यहाँ मान लें, इसका द्रव्यमान भार मान लें डेल्टा m2g, और ये दूरी मान लें लंबवत गुरुत्व केंद्र से d2। ठीक, तो g वस्तु का गुरुत्व केंद्र है। क्या लिख देंगे? g वस्तु का गुरुत्व केंद्र है यदि डेल्टा m2g dt
टू बराबर डेल्टा m1g_d1। ऐसा सभी जितने इधर हैं सबको माने। कोई कण मान लो यहाँ मान लिया, कोई यहाँ मान लिया, कोई यहाँ मान लिया, तो सभी का बलागुण, कोई यहाँ मान लिया, कोई मान यहाँ 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 सबका। तो कुल मिला के दक्षिणावर्त गुरुत्व केंद्र के वामावर्त और दक्षिणावर्त बलागुण सभी भारों का, सभी कणों के द्रव्यमान, जितने भी सब द्रव्यमान हैं सबके जो भार हैं सबका, और दूसरी तरफ वाला भी एक दूसरे के बराबर हों, विपरीत हों। तो कुल मिला के इस पे कोई बलागुण कार्य ना करता हो गुरुत्वीय बलों के कारण। यानी जिस बिंदु के प्रति किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बलों के कारण कोई बलागुण कार्य नहीं करता, जिस बिंदु के प्रति किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बलों के कारण कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, वह बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक, बात पक्की हो गई। 3 परिभाषाएं याद हो गई, एक मैंने लिख भी दी है, बात समझ भी गए। ओके, चलिए अब आते हैं इस बात पर कि साहब द्रव्यमान केंद्र गणितीय गणनाओं में और गुरुत्व केंद्र एक जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये बात अलग अलग है। देखिए कैसे करते हैं, हमें इस बात को भी समझना होगा। इसे हटा देते हैं। हम जानते हैं किसी वस्तु के लिए द्रव्यमान केंद्र, हम जानते हैं किसी वस्तु के लिए, वस्तु या कणों के निकाय, वस्तु क्या होती है, कणों का निकाय भी तो होती है बच्चों, निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र R m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस ये हो गया। ठीक, और नीचे क्या जोड़ दिया, सारा द्रव्यमान लगा दिया, जितने भी कण हैं सबका, और इस पे क्या लगा दी, सदिश राशि, और इस पे क्या लगा दी, सदिश राशि। द्रव्यमान केंद्र का सदिश क्या हो गया, R, और सभी कणों की स्थितियां क्या होगी, m1r1 m2r2, एक वस्तु के अंदर हैं या कोई कणों का निकाय है सब में। ठीक, जैसे कि हमने कहा एक वस्तु में बहुत सारे कण हैं, यहाँ 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 सबके r1 r2 जो है ऐसे लिखे हैं मान लीजिए। ठीक, तो ये तो द्रव्यमान केंद्र है। ठीक, अब मान लीजिए मैं इस द्रव्यमान केंद्र को ही गुरुत्वीय केंद्र बना दूँ। अगर मैं इस द्रव्यमान केंद्र को ही गुरुत्वीय केंद्र बना दूं तो क्या करें, ये सारे के सारे इसे g से गुणा कर दूं दोनों तरफ। ठीक, देखो ये क्या है, ये वस्तु का कुल भार है, ये हो गया वस्तु का कुल भार, g से गुणा कर दूं r, इसे क्या बना दूं, गुरुत्वीय केंद्र, इसे अब मैंने क्या बना दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और g से मल्टीप्लाई कर दिया, m1g_r1 m2g_r2 और m3g_r3। देखो मैंने सबके भार लगा दिए, लग गया। अब मैं इसको 0 कर दूं, अगर मैं इसे 0 कर दूं तो सारे के सारे आघूर्ण, m1g का आघूर्ण, m2g का आघूर्ण, m3g का आघूर्ण, सब टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो द्रव्यमान केंद्र में ऐसा लगता है कि वह गुरुत्व केंद्र जैसा है गणितीय गणनाओं में, क्योंकि आप देख रहे हैं एक कण का भार mg, दूसरे कण का भार m2g, तीसरे कण का भार, और उन्हें किसी स्थिति सदिश से जहाँ जहाँ भी वो रखा है उससे गुणा किया गया उसको, तो क्या बन गया, बलागुण नहीं बन गया, ये बल गुणा त्रिज्या हो गई। क्योंकि बल गुणा त्रिज्या क्या है, r कोई त्रिज्या मान ले, मान लीजिए किसी वस्तु में कोई r मान लें, और किसी बिंदु के परितः लगाएं, कौन सा बिंदु है, r, गुरुत्व केंद्र मान ले, r की स्थिति उसको शून्य मान ले थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा लगता है कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही जैसे हैं। और ये जब तक g का मान नहीं बदलता वस्तु के अंदर जब तक g का मान नहीं बदलता तब तक ये एक ही जगह पे आते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि भाई जहाँ द्रव्यमान केंद्र होता है वहीं गुरुत्व केंद्र होता है, जब तक वस्तु के अंदर g का मान न बदले। किसी वस्तु के अंदर गुरुत्व त्वरण का मान नहीं बदलता
तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी वहीं होगा और उसका गुरुत्व केंद्र भी वहीं होगा। इस बात को नोट करना पड़ेगा। लेकिन ये गणितीय गणनाओं से आते हैं, वास्तव में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। चलिए इस बात को लिख देते हैं। यदि वस्तु के अंदर या कणों के निकाय में जी का मान अचर है तो द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्व केंद्र की स्थिति एक ही होती है। भाई जी नहीं बदलना चाहिए, गुरुत्व त्वरण का मान नहीं बदलना चाहिए, तो स्थिति एक ही होती है। अब सवाल तुम खड़ा करोगे सर जी का मान कैसे बदलता है, उठेगा ना सवाल। देखो जी का मान कैसे बदलता है, तो हम जानते हैं पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि दोनों चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा पृथ्वी। देखो ये बनाई मैंने पृथ्वी, बिल्कुल बड़े प्यार से समझा दूंगा तुम लोगों को और भूलोगे नहीं तुम लोग। अब पृथ्वी तल की बात करूं तो ये पृथ्वी तल है, यहाँ ले सकते हैं पृथ्वी तल। देखो ये पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल रेखा कह सकते हैं इसको। ये पृथ्वी तल है और ये पृथ्वी का केंद्र है और ये एक लंबवत रेखा है। ठीक, पृथ्वी तल हो गया, यहाँ पे लंबवत रेखा। अब मान लीजिए कोई वस्तु इस पृथ्वी तल, इसे कहते हैं क्षैतिज, ऐसे। ठीक, अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर आकार में बहुत छोटी है और यहाँ है, इस तरीके से यूँ रखी है, ऐसे यूँ ऐसे रखी। देखो ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ऐसे रखी है यूँ। तो हम देखते हैं कि वस्तु के दोनों तरफ, चाहे इस तरफ हो चाहे दूसरी तरफ हो, वस्तु की लंबाई में जी का मान एक ही तरीके से बदल रहा है। यानी जिस प्रकार जी का मान इधर प्रभावित होता है उसी प्रकार इधर प्रभावित होता है। इसका मतलब इस वस्तु में केंद्र पे कहीं गुरुत्व केंद्र भी है और द्रव्यमान केंद्र भी है। यानी यहाँ पर गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर होंगे, क्योंकि वस्तु में कहीं ना कहीं जो द्रव्यमान का वितरण है या उसके गुरुत्वीय बलों के कारण बल आघूर्ण हैं वो एक ही जैसे हैं और उन पर लगा हुआ बल लगभग बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि जो जी का मान यहाँ होगा, देखो दूसरा एक पॉइंट लगा रखा मैंने, ये लगा रखा, देखो ये रहा, वही यहाँ पे भी होगा। और दूरियाँ देखेंगे दोनों तरफ से बराबर आती हैं पूरी। ये बिल्कुल आधा आधा कर दिया मैंने इसको, इस वस्तु को मैंने बिल्कुल आधा आधा कर दिया दोनों तरफ और मध्य बिंदु ले लिया बिल्कुल बीच में। तो समझ में आ रही है बात कि गुरुत्वीय बल जो है दोनों तरफ से एक जैसे लग रहे हैं, तो गुरुत्व केंद्र वहीं आएगा जहाँ द्रव्यमान केंद्र है। अब मैंने इस वस्तु को थोड़ा सा ऊपर करके बनाया फिर से, और मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसी को कर दिया, देखो इसी को कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया मैंने। तो द्रव्यमान केंद्र तो वहीं रहेगा बिल्कुल वस्तु के बीच में जहाँ होना चाहिए। लेकिन इस बार देखो गड़बड़ हो गई है। हम जानते हैं कि मान लीजिए ये द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र के प्रति इधर देखूं अगर ये बिंदु पृथ्वी के पास है, इस पर जी का मान अधिक है, और इधर देखूं तो ये बिंदु पृथ्वी से दूर है, इस पर जी का मान कम है। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र के परितः वस्तु घूम जाएगी, द्रव्यमान केंद्र के परितः वस्तु घूम जाएगी। हमें द्रव्यमान केंद्र के अलावा कोई और ऐसा बिंदु लेना पड़ेगा जहाँ पर वस्तु घूमे ना। तो इसका मतलब अब चूँकि जी का मान वस्तु के अंदर बदल गया, तो हमें गुरुत्वीय बलों का बलाघूर्ण शून्य करके देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा वो बिंदु कहाँ है जहाँ पर गुरुत्वीय बलों का परिणामी बलाघूर्ण शून्य है, तो वह द्रव्यमान के अंदर नहीं होगा। तो कुल मिला के यहाँ से समझ में आ रहा है कि यदि वस्तु के अंदर गुरुत्वीय बल बढ़ रहा हो, मतलब बदल रहा हो, तो गुरुत्वीय केंद्र कहीं और होगा, द्रव्यमान केंद्र कहीं और होगा। और अगर किसी वस्तु में गुरुत्वीय बल और द्रव्यमान केंद्र
मतलब गुरुत्वीय बलों का घूर्ण अगर उसी बिंदु के प्रति शून्य है जहाँ द्रव्यमान केंद्र है, तो दोनों एक ही जगह पर होंगे। कुल मिला के अगर किसी वस्तु में जी का मान बदल रहा है तो गुरुत्वीय केंद्र अलग है, भिन्न हो जाएगा, और द्रव्यमान केंद्र कहीं और होगा। और अगर वस्तु में जी का मान इस तरीके से बदल रहा है कि उसी बिंदु के प्रति जहाँ द्रव्यमान केंद्र है गुरुत्वीय बलों का आघूर्ण शून्य हो रहा है, तो एक ही जगह पे होंगे। कुल मिला के अगर किसी वस्तु के अंदर जी का मान अचर है, तब भी गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही जगह पे होंगे। यानी किसी वस्तु में जी का मान जो है नहीं बदलता मान लीजिए, तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी वही होगा, गुरुत्वीय केंद्र भी वही होगा। और अगर किसी वस्तु में जी का मान बदलता तो है, लेकिन इस तरीके से बदलता है कि उस बिंदु को प्रभावित नहीं करता। देखिए जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है, इधर वाले, अब देखो यहाँ से देखो, बिल्कुल केंद्र से दूरी देखो, यहाँ से वही दूरी है सभी की, जितने भी कण लोगे सब बराबर बराबर दूरी पे आ जाएंगे। तो कुल मिला के जी का मान तो बदल रहा है, लेकिन परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो रहा है। तो द्रव्यमान केंद्र वही है जहाँ गुरुत्व केंद्र है। यहाँ पे उल्टा हो गया मामला, यहाँ पे जी का मान इधर देखिए, इस यहाँ ले लूँ, अगर मैं इस बिंदु को ले लूँ तो ज़्यादा है क्योंकि ये पृथ्वी तल के पास है, इसको ले लूँ तो दूर है। कुल मिला के बात समझ में आ गई। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के अंदर इस तरीके से बदले कि गुरुत्वीय बलों का परिणामी बलाघूर्ण जो है द्रव्यमान केंद्र पे ना आए, तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग हो जाएंगे। और अगर द्रव्यमान केंद्र पे ही आ जाता है तो दोनों एक ही हो जाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए, ये बात हुई गुरुत्वीय केंद्र के बारे में। अब गुरुत्वीय केंद्र निकाल के देखते हैं, ठीक कैसे निकलता है। उदाहरण लेते हैं, कुछ छोटे छोटे से उदाहरण लेते हैं। बना रहने दो यार, अच्छा तो बना है फोटो। चलिए, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण लेंगे। ठीक, तो ये तो हमने जान लिया कि जी का मान अगर नहीं बदलता है तो गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही जगह पे होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यदि जी का मान आन मान शान, ठीक, जी का मान अचर है, तो ठीक, अब देखो बना के देता हूँ। कह रहा एक छड़ है हमारे पास साहब, ये छड़ है हमारे पास। इस छड़ के इस तरफ वाले सिरे पर हमने कुछ भार लटका रखा है। ये भार है W1। भार होता है mg। क्या होता है भार? mg, ठीक। और साहब इस सिरे पर भी हमने कोई द्रव्यमान लटका रखा है ऐसे, जिसका भार है W2। और छड़ की लंबाई जो है वो L है, ऐसे, ठीक। और छड़ का जो भार है वो बिल्कुल छड़ के मध्य बिंदु पर है, और साहब वो है W0, छड़ का भार, ठीक, बिल्कुल मध्य बिंदु पर है। यानी ये जो दूरी है इस W0 से, ये कितनी है बच्चों? आधी आधी है, L/2, और दूसरे वाली भी L/2, ठीक। कहता है निकाय का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। द्रव्यमानों के इस निकाय का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। निकाय का
गुरुत्वीय गुरुत्वीय आधात आधात गुरुत्वीय गुरुत्व गुरुत्व कर देते हैं ना, गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। ये बन गया सवाल। ठीक, अब देखो ये निकाय गुरुत्वीय बलों के कारण घूमेगा नहीं, नहीं घूमेगा नहीं, इधर से नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। ठीक, कुल मिला के सीधा रहेगा, क्षैतिज में रहेगा। तो कुल मिला के हमने एक ऐसा बिंदु मान लिया जिसके प्रति ये घूमता नहीं, वहाँ पर इस सारे के सारे निकाय का भार निर्भर करेगा और हमें वो बिंदु निकालना होगा। हमें देखना पड़ेगा सभी बलों सभी भारों का उस बिंदु के प्रति बल घूर्ण शून्य हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि वो बिंदु इधर या इधर कहीं मान लेते हैं। मान लेता हूँ कि वो बिंदु यहाँ पर है, जहाँ पर ये क्या है, ये दूरी मान लेता हूँ x। ठीक, और ये बिंदु मान लेता हूँ O। यदि बिंदु O, इसे क्या कह देंगे, गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र के परितः सभी भारों का भार परिणामी बल घूर्ण शून्य है तो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बिंदु O के परितः दक्षिणावर्त वामावर्त है ना, लगा देंगे, जीरो कर देंगे। चलिए देखते हैं, बिंदु A से इस तरफ अब वामावर्त आएगा, वामावर्त, क्योंकि बिंदु ये रहा O और ये वजन कैसा है W1 है, तो यूँ घुमाएगा, यूँ घुमाएगा इसको। ठीक, W1 का वामावर्त तो माइनस में लिख देंगे। बोर्ड में अंदर जाते हुए कैसा लिख देंगे, माइनस में, और बाहर आते हुए वामावर्त कैसा लिख देंगे, माइनस में, और दक्षिणावर्त प्लस में लिख देंगे, टोटल जीरो कर देंगे। तो अब लेते हैं बिंदु O के परितः W1 और कितनी है, लंबवत दूरी कितनी है, ये वाली देखो, ये लंबवत दूरी कितनी है बताओ, ये होगी L/2 - x। पक्का, क्योंकि ये पूरी दूरी क्या है भाई, बिल्कुल सिरे पे लगा हुआ है, बाहर छड़ के बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है, एंड पे। तो कितनी हो गई ये L/2 - x। तो क्या करें, L/2 - x। ठीक, ये माइनस में आ गया। कैसा है ये, वामावर्त। तो इसको ऐसे लिखते हैं, वामावर्त पहचान हो जाती है, ये इस तरह का आघूर्ण है, देखो यूँ घुमाएगा। ठीक, ऐसे घुमा देते हैं छड़ को। अब इधर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ O के परितः इसके छड़ के अपने भार का, जो कि छड़ के बिल्कुल मध्य बिंदु पे कार्य करता है बच्चों, कितनी दूर है, x। इसका कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, ये ऐसे O से, क्योंकि भाई ये तो बिंदु O से इस तरफ है ना, ये भार जो है, भार जहाँ काम कर रहा है, ये बिंदु O से बाईं तरफ है, तो ये तो यूँ घुमाएगा ना, तो इसका कैसा आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो कुल मिला के प्लस कर देते हैं W0 x। ठीक, और ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, देखो। पक्का सर, ये तरीका बढ़िया है सर याद करने का, कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म। ठीक, इधर पे आ जाओ, इसका भी ऐसा ही होगा, W2 का देखो कितनी दूर होगा, L/2 + x। L/2 ये रहा, x ये रहा, तो कितनी दूर है ये बिंदु, W2 कितनी दूर है, बताओ बताओ, W2 कितनी दूर है, L/2 + x। चलिए तो प्लस में कर दूं, L/2 + x, L/2 + x। तो ये भी कैसा है, अरे सर ये भी तो पहले वाला ही है, कहाँ टेंशन है सर, ये लो जीरो, और तो कुछ है नहीं, बस x का मान आ जाएगा। x का मान तुम निकाल दोगे, बताओ कैसे निकालोगे, x का मान कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ सब कॉमन उठा लो इसमें से x। ठीक, अभी जो नीचे तुमने निशान लगा रखे हैं ये हटा लो, फिर लो,
चलो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। देखो ये W1L/2 W1L/2 प्लस W1X प्लस W0X प्लस W2L/2 प्लस W2X इक्वल टू 0। तो ये तो x तो इधर बन गया, ठीक, और ये नंबर जो है यहाँ माइनस का बना, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो मैंने x कॉमन ले लिया, W1 प्लस W0 प्लस W2, ये आ गया। देखो ये x कॉमन, और सारे प्लस में हो रहे हैं, समझने की बात है, सारा भार जो है प्लस में आ रहा है भाई। आगे बढ़ो, इसके बाद ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया W1 माइनस W2 बटे 2, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ है ये वाली, इसको इधर नीचे पहुँचा देता हूँ, मुझे x निकालना है ना, हाँ इधर निकालना तो है, तो ये सारा का सारा भार यहाँ कर देता हूँ, W0 प्लस W1 प्लस W2 ऐसे, और ये रहा बटे का निशान, ठीक, और ये रहा x, और ये रहा उत्तर, ये आ गया। अरे सर थक गए सर, इसमें बहुत कुछ काम था सर, ये उदाहरण हमको मुश्किल लगा सर। नहीं यार, कहाँ डरते हो तुम लोग, क्या मुश्किल था, लो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और उदाहरण ले लूँ और लूँ, NCERT के उदाहरण है तो वो करवा देता हूँ, अरे बढ़िया मज़ेदार बात हो जाएगी। अब तो बन गया होगा बेसिक, भाई कैसे लगना है, आगुन मागुन कहाँ लगाते हैं, अब तो सवाल कर सकते हैं ना, कर देते हैं, ठीक है, NCERT के उदाहरण कर देते हैं। चलो जी, आ गया है NCERT का सवाल। देखिए अब आ गया उदाहरण नंबर 7-8, मज़ेदार बातें हैं। अभी अभी जो मैंने करवाया उसी तरह का मामला है, मैंने बेसिक एक्चुअली इसलिए क्लियर किया है क्योंकि हम सवाल कर सकें, ठीक। चलिए, तो कुछ समझ में आया होगा, कुछ अभी आ जाएगा, 2 उदाहरण हैं, बात पक्की। उसके बाद फिर NCERT के सारे सवाल करेंगे, चिंता क्यों करते हो तुम, सारा समझ में आ जाएगा, कोई चिंता नहीं है, ठीक, सब समझ में आ जाएगा। चलिए ले लेते हैं उदाहरण 7-8। उदाहरण 7, ठीक, 70 सेंटीमीटर लंबी, बहुत लंबी है यार, 70 सेंटीमीटर लंबी, इतनी लंबी होगी जितना मेरा हाथ, 70 सेंटीमीटर लंबी, समझ रहे हो ना, मतलब लगभग 1 फीट 30 और 30 60 और 10 70, पूरा हाथ होगा भाई साहब। 70 सेंटीमीटर लंबी, तो पहले तो 70 सेंटीमीटर लंबी बनानी पड़ेगी मुझे यार, चलो मैं इसी रंग से बना देता हूँ, 70 सेंटीमीटर लंबी, ये लो।
ये बनेगी 70 सेंटीमीटर लंबी। ये लो, हा 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 हा, बन गई, देखा, बना दी ना, शाबाश, क्या बात है सर। ये बन गई 70 सेंटीमीटर लंबी। ये लो, और चमकाना चाहते हो और चमका दूंगा, लो, और क्या बात करते हो, लो, ये बना दी, लो, ये लो 70 सेंटीमीटर लंबी और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की धातु की छड़। तो द्रव्यमान जो धातु का होगा, छड़ का होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु पे होगा। तो पहले इसके मध्य बिंदु पे इसका द्रव्यमान बना देते हैं। ये रहा, देखो द्रव्यमान, भार जो है इसका कितना मान लो, इसका भार W0, छड़ का भार। और कहाँ पर है ये, दोनों सिरों से 35-35। ये जो देखो बिल्कुल बीच में पड़ेगा ना भाई, एक समान छड़ है ना, तो बीच में पड़ेगा, ठीक। दोनों तरफ 35-35 बना देता हूँ। देखो ये बिल्कुल 35 सेंटीमीटर, और ये भी 35 सेंटीमीटर, ये लो, ठीक। और छड़ का भार क्या है, W। तो W कितना हो गया, छड़ का भार W0 4G। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तुम जानते हो कि भार होता है mg। भार कितना होता है, mg। तो G का मान जो भी होगा 9.8 जो भी होगा लगा देंगे, ठीक। क्या लिख दें, G बराबर 9.8, ये लिख दिया, देखो मैंने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। चलो बस हो गया सवाल, ये मान लो, फटाफट हो गया, बस अब सवाल समझ में आ चुका है मामला। धातु की छड़ के दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो क्षुरधारों पर टिकी हुई है। क्षुरधारों, ठीक, 10 सेंटीमीटर पर रखे हैं। अब ये धार बनाने पड़ेंगे, देखो हमको यार बड़ी। अब मैं इसके लिए रंग ढूंढूंगा। कहाँ रखी है ये, 10 सेंटीमीटर के क्षुरधारों पर। ये रहे वो क्षुरधार, ये रहे, देखो ये जो है दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर पर है। तो ये जो दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर। ये लो, यहाँ पे भी रख दो, कहा करें सर, रखना पड़ेगा इसको। ये लो, ये जो दूरी है फिर से 10 सेंटीमीटर, ये रख दिया, लो, टिक गई, ठीक। अब इसके एक सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक भार लटकाया गया है। एक सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो एक सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी का मतलब इधर से मान लूँ अगर मैं, तो ये भार जो है यहाँ आएगा, यहाँ पे W, और ये जो दूरी होगी, देखो बताओ कितनी होगी ये दूरी कितनी होगी, बिल्कुल मध्य बिंदु से। ये कितना है, 35, और ये पूरा कितना है, 40। तो कितनी हो जाएगी ये दूरी, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। भाई 40 है ना टोटल, ये टोटल जो है देखो ये 40 है पूरा, एक सिरे से ये पूरा 40 है। ये लो, तो बिल्कुल मध्य बिंदु से कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 35 तो वैसे ही है, 35 पे तो मध्य बिंदु है। W है ना, लटकाया गया भार W 6G, 6 किलो का है, ठीक है। चलिए, क्षुरधारों पर लगने वाली प्रतिक्रिया बलों की गणना कीजिए और छड़ को मांगिए समांग। समांग मतलब एक तरीके से एक समान रूप में जिसमें द्रव्यमान फैला हो, एक समान छड़, एक समान द्रव्यमान जिसमें फैला हो, उसे कहते हैं समांग। समांगी मिश्रण केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार, पता कौन सी बड़ी बात है। चलो अब हम क्या करते हैं, अगर बलों के लिए देखते हैं, छड़ पर परिणामी बल 0 है, तो पहले क्या काम करते हैं, हम लिख देते हैं छड़ पर परिणामी बल बराबर 0। अब देखिए छड़ पर लगे हुए बल ऊपर की तरफ वो है प्रतिक्रिया बल। अब यहाँ की प्रतिक्रिया को क्या मान लेता हूँ, मान लीजिए R1 मान लेता हूँ,
और यहाँ की प्रतिक्रिया को क्या मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो धार हैं जिस पर इसको टिकाया गया है ये प्रतिक्रिया लगा देंगे ऊपर को, छड़ का जो भी भार है पड़ेगा या छड़ पर लटकाया हुआ भार है वो सब इस पर पड़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए इसके बाद R1 ऊपर की तरफ है R1 प्लस R2 और नीचे की तरफ कुल कितना वज़न है, छड़ का अपना वज़न कितना है W0, छड़ पे लटकाया कितना है W, तो W0 प्लस W, तो ये R1 प्लस R2 ये कितना है, देखिए ज़रा 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 6 और 4 10, ये है 10 जी, धोखे में ना रहना, 6 और 4 10, जी का मान 9.8 है, भार है mg है, हाँ शाबाश। इसके बाद हम किसी के भी परितः आघूर्ण लगा सकते हैं, शून्य है क्योंकि घूम तो रही नहीं है, कहीं का भी लगा दो यार क्या फ़र्क पड़ता है, हम किसी भी बिंदु के परितः इस पर बल आघूर्ण लगा कर जीरो कर सकते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि कोई चीज़ नहीं घूम रही है मान लीजिए तो किसी के परितः लगा दो बल आघूर्ण, जीरो कर दो, उसे घूमना तो है नहीं। अब किसके परितः लगाने में तुम्हें आसानी होगी बताओ, जिसके भी परितः लगाओगे उसका अपना ख़त्म हो जाएगा, जिसके परितः लगाओगे उसका अपना ख़त्म हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहीं से इस एक क्षुरधार जहाँ पे है यहीं इसी बिंदु के परितः लगा दूँ, सपोज यहाँ पर कोई बिंदु मान लूँ इसमें और यहाँ इस बिंदु के परितः लगा दूँ मैं, ठीक, ये बिंदु क्या मान लूँ A, ठीक, और यहाँ कोई बिंदु मान लूँ B, बस काफ़ी है। तो बिंदु A के परितः बल आघूर्ण शून्य है क्योंकि छड़ नहीं घूम रही है, तो लिख देंगे चूंकि छड़ में घूर्णन नहीं है अतः किसी भी बिंदु के परितः सभी बलों का परिणामी बल आघूर्ण शून्य होगा। ये लो, परिणामी बल आघूर्ण शून्य होगा। अब मैंने कहा एक के परितः लगा लो, जहाँ पे ये भार पूरा भार काम कर रहा है, ये बिंदु, इस बिंदु के परितः लगा लो, इसे मान लूँ सी के परितः लगा लो यार, इसे मान लूँ डी के परितः लगा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ चाहे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ए के परितः लगाऊंगा तो क्या होगा, बिंदु ए के परितः बल आघूर्ण बिंदु ए के परितः बल आघूर्ण, ठीक, 0, ये लो 0, ठीक। फिर देखते हैं, तो बिंदु ए के परितः बिंदु ए का तो होएगा नहीं क्योंकि बिंदु ए में बल तो है, लंबवत दूरी नहीं है। समझ रहे होंगे बात को कि बिंदु ए के परितः बिंदु ए के परितः लगाएं R1 का, तो R1 का तो होएगा ही नहीं, ठीक, क्यों, क्योंकि R1 तो है, बल तो है, लेकिन R नहीं, लंबवत दूरी नहीं। बल आघूर्ण में एक बल चाहिए और एक लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी तो है ही नहीं, ठीक। कुल मिला के R का नहीं हुआ। अब इसके बाद देखते हैं इन दोनों का नीचे की तरफ और R2 का ऊपर की तरफ, तो W0 और W कैसा, इसके परितः इसको घुमाएंगे नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ घुमाएगा, तो इन दोनों का वामावर्त करूं, माइनस में लगा दूं। देखते हैं A से W0 की दूरी क्या है, तो W0 की दूरी क्या है A से, पता करो पता करो पता करो। ये 10 है, ये 35 है, बिल्कुल मध्य बिंदु है, छड़ का भार है W0 पर, तो कितनी बच गई है, ये बच जाएगी 25, कुल 35 है ना छड़ का मध्य बिंदु, तो 25, तो होगा W0 25 है ना, W0 25 लिख दूँ, नहीं सर मीटर में लगाओ सर, सेंटीमीटर में थोड़े लगाते हैं सर, मीटर में लगाओ, तो मीटर में हो गई पक्का। और माइनस में क्यों, क्योंकि वामावर्त है, तो ये निशान यूँ लगाऊंगा देखो, ताकि तुम्हें याद हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं। W की दूरी कितनी है, W की दूरी कितनी है, 25 और 5 30, ये पूरी दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए के परितः लगा रहे हो ना, गड़बड़ तो नहीं है ना, भूल लोगे तो नहीं,
एक अप्रैल तक कितनी दूरी है इसकी बताओ? 30 है ना, लगा दूँ 30, माइनस में लगा दूँ, वामावर्त है, इसके विपरीत है, ठीक है। चलो तो माइनस W और 30/100 पक्का, ये लग गया। ओके, अब आ जाओ इसका R2 का। R2 ऐसे चलेगा, ऊपर की तरफ लगा हुआ बल है, ठीक, प्रतिक्रिया बल है। तो ये दूरी कितनी है? ठीक, ये 10 गया, ये 10 गया, तो ये बचेगी कितनी? 50। देखो पूरी 70 है ना, 70 में से 10 ये गया, 10 ये गया, तो कितनी बचेगी ये दूरी? ए से बी के बीच की दूरी कितनी बचेगी? लंबवत दूरी, पक्का करो पक्का करो, ये 50 है, ठीक। ये प्लस में रहेगा, तो R2 50/100, और ये है कैसा भाई? प्लस में लगाया ना, दक्षिणावर्त है, बाहर की तरफ है, तुम्हारी तरफ है, ठीक। तो ये लगाया मैंने ऐसा, ठीक, यूँ, ये यूँ लगाया, देखो ऐसे, और 0, ठीक है। अब तो बात बन गई होगी, अब क्या है, ये लो हटा दिए निशान, तो इसमें तो कुछ है नहीं है। देखो अब उत्तर निकालो, देखो पक्का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, परीक्षाओं में आने वाला, जाने वाला, ठीक। अब उत्तर निकाल लो, ठीक। चलो करते हैं। अब यार इसमें देखो ना, ये सब के नीचे 100 है, ये कट जाएगा, कॉमन लेंगे, सब 0 में चला जाएगा। सर इससे अच्छा तो इसको लगाते ही ना, कटना तो इसे था ही, लगाया क्यों? देखो लगाना पड़ता है, मेथड है, विधि में दूरियां मीटर में लगानी पड़ती हैं। अगर नहीं लगाई तो उत्तर तो ठीक आ जाएगा, लेकिन विधि गलत हो जाएगी। अब विधि के भी नंबर होते हैं परीक्षा में, नंबर कटने का खतरा है सर, लगा रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, तो हटा लो। अब हटा लो इसे, अब सॉल्व करेंगे। चलो करो, ये आ गया -25 W0 -30 W प्लस 50 R2 बराबर 0। W0 कितना है? 4G, तो 4G लगाऊंगा तो -100 G। यहाँ ये कितना है W? 6G, तो 180 G प्लस 50 R2, ये आ गया, ठीक है भाई। 180 यानी ये कितना होगा? 280, तो 50 R2 आ गया 280 G, R2 आ गया 280/5 G, R2 आ गया, 0 काट दूँ? हाँ 0 काट दो, 50 लिख के 0 काट दिया, 28/5 G। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 5 5 25, 5 30, तो 5.6 G, ठीक। यह हो गई R2। तो R2 कितना आएगा? 5.6, हाँ ठीक है। G का मान लगाएंगे 9.8, तो कितनी आ रही है वैल्यू? देखो जा करके देखो, 56 न्यूटन, 55 न्यूटन, 55 न्यूटन के आसपास आ रही है, क्योंकि पूरा 10 तो है नहीं, ये पूरा 10 तो है नहीं, ठीक। इसको गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा R2 का। अभी R2 का मान यहाँ रख देते हैं, ठीक, R1 आ जाएगा, ठीक। अब इसे नीचे से हटाऊंगा, देखो मैं, अब मैं यहाँ R2 का मान रखूंगा। R2 का मान 5.6 G है, याद रहे, ये है R2 का मान, G में है ना, G में लिख देते हैं। तो R1 प्लस 5.6 G बराबर 10 G, तो R1 10 G माइनस 5.6 G, और ये कितना बचेगा बताओ? ये 3.4 G बचेगा, क्योंकि देखो हो ही गया ना, 5.6 ना, 4.4 आएगा ना, क्योंकि पूरा 6 तो है नहीं है, 10 में से 5.5 गए तो 4.5, 4.4 G, ये आ गया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, ये अब ये थोड़ा सा मुझे 5 5 25, 5 30 सही 6, और 10 G दोनों, 6 और 4 10 सही है, और ये आ रहा है 58। अब उत्तर की जांच होगी भैया,
अब जरा देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर आ कितना रहा है। एक आएगा 9 चौक 36, हाँ, एक आएगा 43, एक आएगा 54, ये तो 54 आ रहा है, यह आएगा 43। ठीक है, एक उत्तर ये हो गया, देखो R1, एक उत्तर ये रहा और एक उत्तर ये रहा। ठीक, ये कितना बन रहा है लिखेंगे, देखो R2 कितना बन रहा है गुणा करने पे, R2 बनेगा 5488 जी का मान रखने पे 54.88 न्यूटन पक्का। और R1 कितना बनेगा, R1 बनेगा 44 के आसपास, 4312 न्यूटन। ठीक, ये मान कैसे प्राप्त किए, जी का मान रखा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, हो गया एक उदाहरण। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और है, पहले उसे करेंगे अगली क्लास में। क्लास को 1 घंटा हो रहा है हमारी, लंबी हो जाती है, फिर बच्चे बोर होते हैं। अगली क्लास में आते हैं, अगला उदाहरण करेंगे, उसके बाद आगे के पॉइंट पे जाएंगे फिर। ठीक है, आते हैं अगली क्लास में। ओके।